मशहूर एक्ट्रेस मेहर अफरोज गिरफ्तार कर ली गई। एक्ट्रेस मेहर अफरोज की आज कोर्ट में पेशी भी होगी। मामला दरअसल राजद्रोह से जुड़ा हुआ है। देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है मेहर अफरोज पर। यह एक्टर हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज पेशी कराई जाएगी। मेहर अफरोज ने यूनुस सरकार के रवैये की दरअसल आलोचना की थी, निंदा की थी और यही बात यूनुस सरकार को नागवार गुजरी और जेल में डाल दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब आज पेशी होगी। आरोप इन पर राजद्रोह का है। तो देखिए, ये चौंकाने वाली खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है। राजद्रोह जैसा संगीन इल्जाम लगाया गया है इस अदाकारा पर। मेहर अफरोज के घर पर टूटा उपद्रवियों का कहर। जी हां, उपद्रवियों ने एक्ट्रेस के पैतृक घर को जला दिया है, आग के हवाले कर दिया है। जमालपुर के नरुंदी गांव में है मेहर का पैतृक घर और यहां पर पहुंचकर कट्टरपंथियों ने अराजकता की सारी सीमाएं लांघ दी। मेहर के खिलाफ जुलूस निकाला गया, विरोध में जमकर नारेबाजी की गई, वो भी तब जब इस एक्ट्रेस के ऊपर राजद्रोह का केस लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके बावजूद भी जो यूनुस सरकार के समर्थक हैं, जो अराजक सपोर्टर्स हैं, वो इनके पैतृक घर पर पहुंचते हैं और इस घर को, उनके आवास को देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से एक्टर मेहर अफरोज का घर। ये देख रहे हैं आप, यही वो आवास है जहां पर मेहर अफरोज रहती हैं, जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। देखिए कैसे पूरा जो घर है वो धू-धू करके जल रहा है। ये घटना कल शाम की है दरअसल, जब जमालपुर इलाके में नरुंदी गांव में उनके पैतृक घर में आग लगा दी गई। गुस्साई भीड़ पास के एक बाजार में इकट्ठा हुई, जुलूस निकाला गया और उसके बाद नारेबाजी भी की गई। पूरा घर जला दिया गया। ये तस्वीरें 6 फरवरी की हैं और जो इलाका बताया जा रहा है वो जमालपुर का बताया जा रहा है। पैतृक घर बताया जाता है, यहाँ कुछ वक्त भी रहती भी हैं मेहर अफरोज। इनका एक और घर भी बताया जा रहा है और ये जमालपुर का इलाका है जहाँ पर पहले हिंसा भड़की नरुंदी गांव में और उसके बाद देखते ही देखते इस 2 मंजिला घर को, इस ड्यूप्लेक्स को आग के हवाले कर दिया गया। आप देख रहे हैं अंदर के कमरे जो हैं वो धू-धू करके कैसे जल रहे हैं। पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया। इतनी ज्यादा बेकाबू भीड़ हो गई, हिंसा वहां पर पनपी है। तो देखिए किस तरह से हिंसा का दौर, अराजकता का एक दौर इस वक्त बांग्लादेश में वो तमाम लोग जो कि उदारवादी रवैया रुख रखते हैं उनको झेलना पड़ रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज हो गया है। जेल में मशहूर एक्ट्रेस को भेज दिया गया। ये खबर क्या है, आइए आपको तफसील से बताते हैं। अभिनेत्री मेहर अफरोज शाओन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ढाका पुलिस ने मेहर को गिरफ्तार किया। राजधानी के धान मंडी इलाके से उनकी गिरफ्तारी हुई। धान मंडी इलाके में शेख मुजीबुर रहमान का घर भी है। आरोप उनके ऊपर क्या है यह भी जान लीजिए। अभिनेत्री मेहर पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना की सजा दी जा रही है उन्हें। यूनुस के प्रेस सलाहकार का उन्होंने खुलेआम विरोध किया था और इसी के चलते उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और अब देखिए सवाल क्या है, इस घटना के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ का राज है और कुछ किया नहीं जा रहा? क्या पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश? क्योंकि जिस तरह से हो रहा है, आम और खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा। क्या यूनुस सरकार में विरोध करना एक गुनाह है? ये कई सवाल है जो इस घटना के बाद और ज्यादा बुलंदी के साथ आवाज इसके सामने आई है। जी, और ये सवाल दरअसल बहुत अहम है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो गंभीर है, चिंताजनक है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मेहर अफरोज के बारे में आपको बता देते हैं। मेहर अफरोज कौन है ये आप जान लीजिए। मशहूर एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर हैं, डांसर हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, एक जानी मानी आर्टिस्ट बांग्लादेश की, जिन्हें परेशान किया जा रहा है तानाशाही भरे रवैये के जरिए। 2016 में इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट फीमेल सिंगर का इन्हें अवार्ड मिला। फिल्म थी कृष्णो पोखो। इस फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया क्योंकि जो गाना इन्होंने गाया उसे नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट फीमेल सिंगर का इन्हें अवार्ड मिला। और यही नहीं, राजनीतिक परिवार से ये रिश्ता रखती हैं, ताल्लुक रखती हैं। इनकी मां ताहुरा अली सांसद रही हैं बांग्लादेश में। शेख हसीना की पार्टी से वो सांसद रही हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। मशहूर लेखक हुमायूं अहमद की ये पत्नी है। ये है मेहर अफरोज का परिचय।
कुछ और जानकारियां जो इस वक्त बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। बांग्लादेश इस समय कट्टरता की आग में झुलस रहा है, जल रहा है। एक दिन पहले राजधानी ढाका में उपद्रवियों ने बांग्लादेश के संस्थापक नेता और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की थी और आग के हवाले कर दिया था। और इसके दूसरे दिन ढाका पुलिस ने मशहूर एक्टर मेहर अफरोज को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मेहर अफरोज बांग्लादेश की यूनुस सरकार की आलोचक रही हैं। वो अपने लेख के जरिए भी आलोचना करती रही हैं। खास तौर पर पिछले दिनों उनके प्रेस सलाहकार की खुलेआम आलोचना भी की गई थी। तो देखिए, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरता चरम पर है। 5 जनवरी को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर में हजारों लोगों ने आगजनी की। फिर बुलडोजर से घर को गिरा दिया गया, एक हिस्से को ढहा दिया गया। विरोध में नारेबाजी की गई, शेख हसीना की फांसी की मांग की गई और 24 घंटे के अंदर ही बांग्लादेश से तानाशाही की यह दूसरी तस्वीर हमारे सामने है। ढाका पुलिस ने मशहूर एक्ट्रेस मेहर अफरोज को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में ही हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, शुरुआत आपसे करेंगे। कल ही हमने वो खबर दिखाई कि किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के घर आवास को, जिसे एक संग्रहालय का, एक म्यूजियम का दर्जा दिया गया था, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष बांग्लादेश पहुंचते थे, ढाका पहुंचते थे, वो वहां पर जाते थे, उसे आग के हवाले कर दिया गया। और अब एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका अच्छा खासा रुतबा रहा है, अच्छी खासी प्रतिष्ठा रही है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया सिर्फ सरकार की आलोचना करने से। ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश में आज की तारीख में कानून व्यवस्था की हालत सीरिया, अफगानिस्तान या तमाम जो अफ्रीकी ऐसे देश हैं जिस पर पूरी दुनिया कई बार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती है, उन सबसे बदतर है। आज शायद दुनिया का सबसे कानून व्यवस्था के मामले में बदतर देशों में से एक शुमार हो चुका है बांग्लादेश। और उसकी वजह है कि लगातार कट्टरपंथी ही सड़क पर हैं, सरकार चला रहे हैं और इन सब का मुखौटा है मोहम्मद यूनुस। और अब समय आ गया है जब मोहम्मद यूनुस की पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया से ये मांग उठनी चाहिए कि उनसे उनका नोबेल पीस प्राइज छीना जाए। 2006 में जिस व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, वही व्यक्ति आज बांग्लादेश के एक एक इंच की जमीन पर अशांति का जिम्मेदार है, हिंसा और दंगा का जिम्मेदार है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए, जो उसकी आलोचना करेगा उसको जेल की सलाखों में भेज दिया जाए। इससे पहले हमने देखा था इस्कॉन के लीडर कैसे कृष्ण चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और अब वहां की एक्टर मेहर अफरोज को, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम एक्टर है, उसके बाद भी आपने उसको गिरफ्तार किया। मतलब यह मामला केवल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मामला सीधी सी बात है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जो भी जाएगा, जिस भी धर्म का होगा, जिस भी समुदाय का होगा, उन सबको देशद्रोही करार देकर जेल में भेज दिया जाएगा। उन्हें वहां पर टॉर्चर किया जाएगा, उनके घर जलाए जाएंगे, उन्हें मारा जाएगा और फिर तमाम तरह की यातनाएं दी जाएगी। यही मोहम्मद यूनुस नाम के एक शांति के मसीहा, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी हकीकत है। तो अत्याचार का जो चरम है वो इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। सुशील कुमार सिंघल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। सर, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप डिप्लोमेट के तौर पर रह चुके हैं वहां पर, आप जानते हैं कि वहां का किस तरह से निज़ाम है, कैसे लोग जब आलोचना भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, तो वो भी नागवार गुजरता है। और क्योंकि शेख हसीना के परिवार से ताल्लुकात रखा है, मेहर अफरोज की तरफ से उनका रहा है, ऐसे में इसीलिए तो नहीं निशाना बनाया जा रहा मेहर अफरोज को, या फिर आम लोगों को भी? निधि, आप जो कह रही हैं कि जो हो रहा है वहां बांग्लादेश में, आवामी लीग को बिल्कुल वहां से खत्म करने की कोशिश की जा रही है और वहां पर ये मॉब जस्टिस इस वक्त चल रहा है। जैसी खबर आई थी अभी पीछे कि जब वो ये भीड़ इकट्ठी हुई धानमंडी में, इनका शेख मुजीब का जो घर है धानमंडी में, उसको जलाने के लिए, तो आर्मी वाले भी वहां पर पहुंचे थे, मगर भीड़ ने उनकी सुनी नहीं और वो जो है उनको छोड़ के चले गए। तो एकदम आप जो कह रही हैं कि अराजकता की स्थिति जो बनी हुई है, वो बिल्कुल सही बात है। वह मॉब जस्टिस इस वक्त चल रहा है और बांग्लादेश जो हालात में इस वक्त जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। इवन बीएनपी को, जो उनकी आवामी लीग की बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, उस पर जो है उन्होंने भी उसको निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये जो हुआ है वो बहुत गलत हो रहा है। और तो सारे जो
पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इससे बहुत ही परेशान है इस वक्त। और वो देख रहे हैं कि अराजकता की जो स्थिति है वो जो है इनको जो है बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और खुद के देश के स्तर पे बहुत गलत उस रास्ते पे लेके जा रही है। और इनको अपना, अगर ये सुधार नहीं हुआ उसमें स्थिति में, तो आई थिंक जैसा भी कि अभी कहा गया कि जैसे कुछ और देशों की हालात हैं वो ना पहुंच जाए, जिसका हमें बहुत चिंता भी है उस बात। बिल्कुल, चिंता इस बात को लेकर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और वहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सोय साहब, कैसे आप देखेंगे? कुछ दिनों पहले वहां की एक बहुत सीनियर लॉयर हैं तुहिन अफरोज, उनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने बयां की ये सारी सच्चाई और फिर यह भी कहा कि मुझे भी कभी भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। और आज मेहर अफरोज के साथ वही हुआ है। उन्होंने आलोचना की, उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया, राजद्रोह का केस उनके ऊपर ठोक दिया गया। नहीं, बिल्कुल समीर, यहाँ पर जो हालात है वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो डिक्टेटरशिप एक चरम सीमा पर है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है, और जो भी कोई चाहे बोलना, थोड़ा सा दो शब्द बोले उठा के जेल में डाल दो। दूसरी बात यह कि जो अवामी लीग के लोग इस समय में बहुत खौफ में हैं और एक एक करके उनके घर को ढूंढ ढूंढ के जलाया जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है। और जबकि अभी देखिए परसों एक जो उनके देश के राष्ट्रपिता थे उनके घर को जलाया गया, कल ये एक्ट्रेस को पकड़ा गया। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस का जो हिसाब किताब चल रहा है, ये बिल्कुल सुशील जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि भीड़ वाला हिसाब है, मोबोक्रेसी चल रही है वहाँ पर, डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं है। सेना और ये शांत बैठे हुए, और वो स्टेटमेंट सरकार का आता है। अफसोस की बात यह कि खाली एक खेद व्यक्त कर देते हैं, बाद में ये भी कह देते हैं कि इसमें गलती शेख हसीना की है कि उन्होंने उस तरह की बयानबाजी करे, या जिसको पकड़ा उसकी गलती है क्योंकि उसने इस तरह का बयान दिया। यानी कि बजाय अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के, बजाय एक पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के, वो उसी तरफ बयान कर देते हैं कि अवामी लीग से लिंक्ड है, यही उनकी गलती है, यही कारण से आज ये हो रहा है। ऐसा लग रहा है सोई साहब की बांग्लादेश को अपने लोगों पर ही भरोसा नहीं है। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। शरदेंदु सर, एक एक्टर क्या देश के खिलाफ बातें करेगा या फिर साजिश रचेगा? बांग्लादेश के एक्टर जो वहीं पर कमाती हैं, वहीं उनको पब्लिसिटी मिली है, वहीं के लिए मशहूर है, और ऐसे में निशाना क्यों बनाया गया? ये तो वही बात हो गई कि पाकिस्तान ऐसा करता है 2 दशकों से, जो उसके खिलाफ बोलेगा, अपने लोग खिलाफ बोलेंगे, उनको जेल में डाल देगा। यही हुआ मेहर अफरोज के साथ भी, या फिर इससे पहले जो इस्कॉन का पूरा प्रकरण हुआ था उसमें भी। देखिए निधि जी, मेरा मानना है कि बांग्लादेश की स्थिति देखिए पीपल रिपब्लिक से कन्वर्ट होके इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ बढ़ रही है और कट्टरपंथी पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। इस तरीके से एक्ट्रेस को अरेस्ट करना, उस पर देशद्रोह चलाना दिखाता है आपकी फंडामेंटलिस्ट अप्रोच। मेरा मानना है कि बांग्लादेश आज की डेट में बिल्कुल एक टेररिस्ट स्टेट की संज्ञा मिलनी चाहिए उसको, और जो टॉलरेंस होता है किसी कंट्री का अपने नागरिकों के प्रति, वो जीरो होता चला जा रहा हो। और जिस तरीके से देखिए 32 धान मंडी में कल हमले हुए, जिस तरीके से बुलडोजर ने गिराया, आगजनी की घटना हुई और इस एक्ट्रेस का भी घर जलाया गया, दिखाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहीं ना कहीं कनाइवेंस है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस इस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के साथ मिल जाती हैं तो बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है। उससे देश में अराजकता फैलती है और जो फंडामेंटलिस्ट है वो अपने मन माना काम करते हैं। एक तरीके से वहां पे फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, ह्यूमन राइट्स का टोटल वायलेशन है और एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया। ये वजह यह है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को लग गया है कि ये उनकी सत्ता अब जाने वाली है। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने सारी एड विड्रॉ कर रखी है, ट्रेड शून्य होता जा रहा, आर्थिक बदहाली की तरफ पहुंच रहा है और जनमानस के जो राइट्स हैं उसको पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया। तो किसी भी देश के लिए एक भयावह स्थिति है। मेरा मानना है कि अब मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो पूरी तरीके से फंडामेंटलिस्ट के गिरफ्त में है। एक नोबेल लॉरिएट को इसलिए बांग्लादेश लाया था स्टूडेंट ने कि वो एक नई सोच के साथ शायद इलेक्शन करा के जनता के हिसाब से वहां का प्रतिनिधित्व को इंश्योर करेंगे और वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो सबको एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। इलेक्शन की डेट 6 महीने हो गए, आपने अनाउंस नहीं की। लॉ एंड ऑर्डर 6 महीने से ज्यादा हो गया, आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी अपने आप को बहुत ही थ्रेटेड महसूस कर रहा है। अब तो ये चीजें बढ़ के आम नागरिकों पे आ गई हैं। पहले अवामी लीग इसका विरोध किया करती थी और उनके नेताओं को मार्जिनलाइज किया गया। आज की डेट पे बीएनपी भी उनके एक्शन से खुश नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से जमाते इस्लामी और उसका स्टूडेंट विंग
पूरी तरीके से बांग्लादेश में काबिज हो रखा है। बिल्कुल और सही बात मोहम्मद कही यूनुस आपने शरदेंदु कठपुतली साहब, बन के बिल्कुल रह सही गए बात कही, और fundamentals हालात के। बदतर ही होते जा रहे हैं। और मनीष, मुझे तो महाभारत का प्रसंग याद आता है, युधिष्ठिर यक्ष का प्रसंग, जिसमें यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि किसी राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है, तो फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं अराजकता। आज वही अराजकता का दौर बांग्लादेश पर हावी होता हुआ हम देख रहे हैं, और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सत्ता का संरक्षण नहीं है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? देखिए, सत्ता का तो संरक्षण है ही, लेकिन बात यह है कि सत्ता पर बैठे जो लोग हैं, दरअसल उसे पहले कहीं और का संरक्षण हासिल हुआ था। अब मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि बाइडेन जा चुके हैं, ट्रंप की उनमें कोई दिलचस्पी है नहीं, यूएसएड का फंड आना बंद हो चुका है, पर 20 से 25 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को जब कोई फंड नहीं मिलेगा तो और अधिक वहां पर अशांति अराजकता फैलेगी। और ऐसे में सत्ता में बनाए रखने का एकमात्र उपाय है कि कट्टरपंथियों को सड़क पर आप रूल करने दीजिए, ताकि 16 से 18 करोड़ जो बांग्लादेश की आबादी है वो डर कर कुछ ना कहे, और फिर पूरी दुनिया को जाए मैसेज कि इस वक्त बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस के अब सत्ता में बैठे रहने के दिन गिनती के बचे हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट हो रहे हैं अमेरिका में। आजकल में एक अहम मीटिंग हो रही है बांग्लादेश के राजनेताओं के साथ ट्रंप प्रशासन की। इसके अलावा 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। यूनुस को लगता है कि मार्च तक उनकी गद्दी जा सकती है, इसलिए वो और अधिक आप कहें तो तानाशाह बनते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि हर व्यक्ति का एक पाप का घड़ा फूटता है। अब उसी क्रम में यूनुस के साथ भी होने जा रहा है। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष, और जैसा कि बता रहे थे कि ये जो संरक्षण है वो सत्ता की तरफ से ही है। तो क्या संजय सोए सर, ये किस दम पे हो रहा है? जब अमेरिका ने एक तरह से आंखें दिखा दी हैं बांग्लादेश को, कई चीज़ें विड्रॉ हुई हैं, कई कैप्शंस लगाए गए हैं, ऊपर से दूसरी तरफ बाकी मुल्कों की तरफ से कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो किस दम पर ये आक्रामकता या अराजकता दिखा रहे हैं मोहम्मद यूनुस? किस दम पर दिखा रहे हैं? सेम ऐसे ही चीज़ शेख हसीना के साथ हुई थी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, और उसके बाद फिर ये हालात बन गए फिर से, और तब से लेकर ये हिंसा हो ही रही है, थम नहीं रही है। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ पर जो बांग्लादेश में सरकार बदली होने के बाद वहाँ के जो डायनामिक्स बदली हो गए हैं, पहले भारत के साथ अच्छे रिलेशन थे, आज वो पाकिस्तान की तरफ, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल गर्दन झुका के खड़े हुए हैं। वहाँ की पुलिस की ड्रेस पाकिस्तान की पुलिस के जैसी हो गई है। वहाँ के पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर, नेवी के ऑफिसर्स आ रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, वहाँ पर उनके एडवाइज़र के तौर पे पाकिस्तानी आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और उसके पीछे ये हो सकता है चीन भी इसमें इन्वॉल्व है, ताकि ये भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खुला रहे, एक और मोर्चा खुल जाए, जो कि भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश है चीन की, और ये पाकिस्तान के थ्रू ये हो रहा है। तो ये जो इनको अभी सपोर्ट मिल रही है पाकिस्तान और चीन से, यही कारण है कि ये सरकार एक तरह इतना दमनकारी कार्य कर रहे हैं कि अवामी लीग को तकरीबन ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा खड़े होने लायक ना रहे, और जब इलेक्शन आए तो उनके खिलाफ कोई अपोजिशन ना रहे, दुनिया भर के चार्जेस लगाएं, जैसे पाकिस्तान में होता रहा है या बांग्लादेश में पहले भी होता रहा है कि एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है। जब पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर अवामी लीग के साथ कर देंगे और खुद इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और कहेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो गया। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, पाकिस्तान और चीन का ये एंगल क्या है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। और ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो कुछ भी मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है उसे फुल ऑन सपोर्ट है पाकिस्तान का। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी पर देखिए भारत का बड़ा बयान आया है। शेख मुजीब के घर तोड़फोड़ पर भारत का पहला आधिकारिक बयान। भारत ने शेख मुजीब के आवास में तोड़फोड़ की निंदा की है। तोड़फोड़ की घटना को भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। तो ये भारत का पहला रिएक्शन। शेख मुजीबुर रहमान के घर में जिस तरह से कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की थी, जिस तरह से इसे बुलडोज किया गया था, उस पर भारत ने ये बयान दिया है और इस तोड़फोड़ की सख्त निंदा की है। भारत ने एक बयान में कहा है कि यह अफसोसजनक है कि बांग्लादेश के लोगों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के प्रतीक शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक निवास 5 फरवरी 2025 को नष्ट कर दिया गया। वे सभी जो बांग्ला अस्मिता और गौरव को पोषित करने वाले स्वतंत्रता संग्राम को महत्व देते हैं, वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए इस निवास के महत्व को जानते हैं, उससे वाकिफ हैं। बर्बरता के इस काम की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ये
हमारा आधिकारिक बयान है, ये भारत का आधिकारिक बयान है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देख रहे हैं भारत के इस रिएक्शन को? और निश्चित तौर पर हमारे पड़ोसी देश में जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारे लिए भी चिंता का सबब हैं, क्योंकि हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं बीते कई दिनों की अगर आप घटनाओं का जिक्र करें। ब्रिगेडियर शरदेंदु, देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में घटनाएं हुई और जिस तरीके से हमारे डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने समन किया और बताया कि शेख हसीना का जो फेसबुक पे जो प्रसारण हुआ है उसके लिए हिंदुस्तान को कड़े कदम उठाने चाहिए और इस तरीके की सुविधाएं शेख हसीना को नहीं मिलनी चाहिए। और ये तमाम बयान जब जाहिर हुए तो हमारे डिप्टी कमिश्नर को समन किया। और जिस तरीके से 32 धान मंडी में आगजनी की घटना हुई, जिस तरीके से लोगों ने वहां पे तोड़ फोड़ की, हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट आना लाजिमी है, क्योंकि हमारा भी बांग्लादेश में बहुत ब्लड और स्वेट वहां पे हमने इन्वेस्ट किया है। 71 की लड़ाई में पूरी भारतीय सेना ने वहां पे एक युद्ध लड़ा और 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन है बांग्लादेश का हिस्टोरिकल है, पीपल टू पीपल है। इस तरीके के अराजक तत्व अगर सत्ता में काबिज होते हैं, वो भी वहां पे तमाम तरीके की एक्सेसिबिलिटी मिलेगी पाकिस्तान के आईएसआई को, पाकिस्तान के जनरल को, और एक तरह से चाइना का वहां पे जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता जा रहा हमारे नेबरहुड में, तो हमारा प्रोटेस्ट बनता है। हमने उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा लगाओ, तमाम तरीके की सुविधाएं दी हैं उनको, चाहे वो आईटी फील्ड हो, चाहे वाटर शेयरिंग हो, चाहे हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हो और साथ में जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट बिल्कुल लाजमी है। लिहाजा हमारे जो आज की डेट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है कांस्टेंट टच में है बांग्लादेश के। और एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज है, अगर ये 6 महीनों में चीजें इंप्रूव नहीं हुई तो धीरे धीरे समय आ रहा है कोर्सिव डिप्लोमेसी का। किसी न किसी तरीके से एक प्रेशर बांग्लादेश पे क्रिएट करिए जिससे कि बांग्लादेश में इस तरीके की एक्टिविटी खत्म हो। और ये तभी संभव है जब हिंदुस्तान, अमेरिका और तमाम ऐसे देश जो इस तरीके के फासिस्ट रेजिम को चेक करते हैं वहां पे जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएं। ठीक है, डिप्लोमेटिक संबंध और इलेक्शंस पर ठीक अब नजर रहेगी, क्योंकि इतनी अराजकता हो गई है कि लोग त्रस्त हो चुके हैं। आम लोग क्या, खास लोग भी त्रस्त हो चुके हैं। लेकिन सिंगल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या बांग्लादेश ऐसा करके डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब नहीं कर रहा बाकी मुल्कों के साथ? जो लोग उसके हितैषी भी हैं या जो मित्रतापूर्ण आगे भी बढ़ रहे हैं, वो इस तरह का रवैया बरत कर, इस तरह की हेकड़ी दिखाकर अपने लोगों को जेल में भरकर, क्या वो डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब नहीं कर रहा? आप निधि जी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या ये है बांग्लादेश में जो दिख रही है इस वक्त, वो ये है कि यूनुस सरकार जो है कंट्रोल में नहीं है। ये स्टूडेंट जो कट्टरपंथी लीडर हैं वो अपने स्टेटमेंट दे देते हैं और मॉब को भड़का देते हैं। अब ये जो सब हो रहा है वो इसलिए, अभी आप जैसा पता है आपको कि अवामी लीग ने जो है 1 महीने का प्रोग्राम, उन्होंने आंदोलन शुरू किया है बांग्लादेश में कि ये जो वहाँ पे उनकी जो पार्टी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है। और वो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सरकार जो बनी है, इंटरिम सरकार, जो मोहम्मद यूनुस लेड जो सरकार है, वो उसकी लीगलिटी पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस गवर्नमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। तो जब शेख हसीना ये बोलती हैं कि ये लीगल सरकार है, तो उनकी जो कोर है उसको वो अटैक होता है और वो उसमें तिलमिला जाते हैं और इस तरह की वो रिएक्शन आती है। और ये सब जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उनको मालूम था कि शेख हसीना फेसबुक पे स्पीच देने वाली हैं और उनके जो स्टूडेंट लीडर हैं उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर आप ये स्पीच नहीं रोकेंगे तो हम आपके घर को जला देंगे। तो यूनुस सरकार को सबको मालूम था कि इस तरह का हर काम होने वाला है, लेकिन उन्होंने उसको होने दिया क्योंकि उनको सूट करता है। जहां तक आप ये कह रही हैं कि जो इंटरनेशनल जो साख है उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो तो उनकी साख बिगड़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो है, ये हो रहा है कि यूनुस सरकार जो है कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे हम सर्वाइव कर जाएगा। सर, पाकिस्तान ही उम्मीदें पूरी कर पाएगा फिर बांग्लादेश की, बाकी और मुल्क तो छिटकते चले जाएंगे। बिल्कुल यही हो रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ में इतना क्लोज संबंध बना रहे हैं कि जो है वो भूल गए हैं कि किससे उन्होंने आजादी हासिल की थी और उन्होंने उनके साथ में क्या हरकतें की थी, क्या हालात किस तरह से नरसंहार किया था। ये सरकार भूल रही है इस सब बात को और वो कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त में जो उन्होंने सत्ता को जो हासिल किया शेख हसीना से, वो लिबरेशन है। जो 71 में हुआ वो कोई लिबरेशन नहीं था, वो तो जो है एक ऐसी कहानी थी।
तो वो बिल्कुल, हिस्ट्री को फिलहाल दोबारा साबित से करने लिखने की कोशिश तो यही की जा रही है। इतिहास को भूलने के लिए लोगों को कैसे बाध्य किया जा रहा है, अब तो हमें यह भी होता हुआ नजर आ रहा है। संजय सोया साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहता है कि वहाँ इतिहास इतना बदली किया जा रहा है कि वो जियाउर रहमान को अभी वहाँ का आज़ादी जो हुई थी 1971 मिली थी, वो उनको क्रेडिट दे रहे हैं बजाय मुजीबुर रहमान के। ये पूरा इतिहास ही बदली किया जा रहा है समीर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मनीष, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि शेख हसीना का एक ऑनलाइन संबोधन, उसकी वजह से कट्टरपंथियों की पूरी ब्रिगेड सड़कों पर उतर आती है और अब जो कोई भी बोले उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। ऐसा लग रहा है कि यह नियम लागू कर दिया गया है। क्या इस तरह से विरोध की आवाजों को क्रश किया जा सकता है बांग्लादेश में? क्या यह मुमकिन है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के खिलाफ जो वहां पर लहर थी, उस पर सवार होकर सत्ता पर बैठे हैं और उन्हें पता है कि वो सत्ता पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक बांग्लादेश के अवाम को वो शेख हसीना के खिलाफ और शेख हसीना के बहाने भारत के खिलाफ जो है सो गोलबंद करके रखेंगे और उसी को वो लगातार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतें तब सड़कों पर या सत्ता में लगातार एक्टिव हैं और वो उसी हिसाब से अपने एजेंडे को लागू करें। उनको पाकिस्तान का कोई प्रेम नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ है जो ये देखती है वॉचडॉग के तौर पर कि कहाँ बर्बरता बढ़ती जा रही है? फिर उन्हें दखल नहीं देना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो ह्यूमन राइट कमीशन अभी ट्रंप के पास दरवाजे के पास खड़ी है कि कुछ फंड मिल जाए ताकि वो उनसे काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में कब ह्यूमन राइट रहा? बांग्लादेश में 1971 में जो हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा किस तरह ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। आज मोहम्मद यूनुस वही काम कर रहे हैं, ठीक वही काम कर रहे हैं जो उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने किया था। और सबसे अफसोस की बात यह है कि यह आदमी कोई और नहीं, जिसको 2006 में दुनिया ने देखा नोबेल शांति पुरस्कार पाते हुए, उसके नेतृत्व में यह सब कुछ हो रहा है। और तब वो भोले भाले चेहरे के साथ बड़े इंटेलेक्चुअल एलीट बनकर आते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं नहीं जी कोई मरा नहीं है, वो तो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है, भारत सरकार के बेवजह के आरोप है, यहाँ तो सब कुछ एकदम चंगा सा है। तो दरअसल मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी ताकतों का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, लेकिन संजय सोया साहब, इसकी मियाद कितनी नजर आती है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश में सत्ता पर कब तक बने रहेंगे, कितने दिन उनके और बचे हैं, इसको लेकर भी बड़े संशय हैं। मियाद कितनी नजर आती है इस कट्टरपंथी ताकतों के उदय की बांग्लादेश के अंदर? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि शेख हसीना लगातार कोशिश कर रही है जो उनका जो काडर है उनको जागृत रखने की, उनको लगातार जोश दिलाते रहने की। यही कारण था जो उनका जो टेलीकास्ट था जिसकी वजह से मोहम्मद यूनुस को काफ़ी टेंशन हो गई थी, परेशान हो गए थे कि ये टेलीकास्ट होगा तो यहाँ पर कहीं और ही उनके खिलाफ बगावत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि पहले भी अवामी लीग ने जो उनके द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है अवामी लीग के ऊपर, त्रासद किया जा रहा है, उसके खिलाफ भी रैली निकाली थी। तो ये सब देखते हुए वो अपना दमनकारी कार्य रखेंगे, लेकिन जितना दमन करेंगे उनके खिलाफ धीरे धीरे उतनी ज्यादा आवाजें उठती जाएंगी, ज्यादा वो एक्सपोज हो जाएंगे, ज्यादा ताकत बढ़ती जाएगी। बड़ी बात आपने कहा कि लेकिन जितना दमन किया जाएगा, जितनी बेरुखी दिखाई जाएगी, जितनी बर्बरता दिखाई जाएगी, ये सब एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश के तानाशाह के रूप में जो पूरी दुनिया देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सोई सर आपका, सिंगल सर आपका, शरदेंदु सर आपका और मनीष आपका भी।